केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल और डीजल के दामों में एक्साइज ड्यूटी घटाने के एक दिन बाद अब महाराष्ट्र सरकार ने भी पेट्रोल और डीजल के दामों पर वैट कम कर दिया है। राज्य सरकार ने पेट्रोल के दामों में 2 रुपये 8 पैसे जबकि डीजल की कीमत में 1 रुपया 44 पैसे की कटौती की है। देश में पेट्रोल और डीजल को लेकर आम आदमी को बड़ी राहत मिली है। जहां केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटा दी है तो वहीं कई राज्य सरकार ने तेल पर वैट घटाया है। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने भी रविवार को पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम करने का ऐलान किया है। इस फैसले के बाद ही राज्य में पेट्रोल 2 रुपये 8 पैसे प्रति लीटर और डीजल पर 1 रुपया 44 पैसे प्रति लीटर वैट घटा दिया गया है। इससे पहले शनिवार को केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 9 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर और डीजल पर 7 रुपये प्रति लीटर की कटौती की थी। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कमी से पेट्रोल और डीजल की दरों में कमी आई है, जिसमें आम लोगों को बड़ी दिलासा मिली है। रविवार सुबह से ही ग्राहकों को नई दरों पर पेट्रोल डीजल की बिक्री की गई। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क कम किया है, जिसके बाद पेट्रोल 9.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल 7 रुपये प्रति लीटर सस्ता हुआ है। अमरावती शहर में भी पेट्रोल डीजल के दाम कुछ हद तक कम होंगे। इसकी कीमत कितनी होगी ये तो ठीक नहीं कहा जा सकता, लेकिन अमरावती में पेट्रोल पर कम से कम 10 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 7.5 रुपये प्रति लीटर की कमी होने की संभावना है। पेट्रोल डीजल एसोसिएशन के एक अधिकारी ने कहा कि रविवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतें 10 रुपए घटकर 111 रुपए प्रति लीटर और डीजल 103.83 रुपए से 96 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांनी पेट्रोलमध्ये 9.5 रुपयाची आणि डिझेलमध्ये 7 रुपयाची घट केली आणि घरगुती गृहिणींसाठी 12 सिलेंडरवर वर्षभराच्या 200 रुपयाची कपात केली आहे। आता माझं या महाविकास आघाडी सरकारला सांगणं आहे की तुम्ही केव्हा टॅक्स कमी करणार, पेट्रोलवरचा व्हॅट केव्हा कमी करणार 10 रुपये, की फक्त आंदोलनच करता, दुसऱ्याच्या नावानं केंद्राच्या नावानं फक्त खडेच फोडता। अरे थोडीशी लोक लाज तरी वाटू द्या की केंद्र सरकार जर एवढं कमी करू शकते, तोटा सहन करू शकते, महागाई कमी करण्यासाठी प्रयत्न करू शकते। पंतप्रधानांनी या सगळ्या मुख्यमंत्र्यांना दर कमी करायला सांगितले, पण गेंड्याच्या पेक्षा जब्बर कातडीचे आहात आणि नौटंकी करता। कधी शिवसेना सिलेंडरचा मोर्चा काढते, कधी राष्ट्रवादीवाले पेट्रोलच्या साठी थाळ्या वाजवतात। अरे आता आपल्याच सरकारच्या विरुद्ध, महाविकास आघाडी सरकारच्या विरुद्ध करा मोर्चा, काढा मोर्चा आणि मुख्यमंत्र्याला सांगा की पंतप्रधानांनी करून दाखवलं, आता तुम्ही करून दाखवा, नाहीतर लोक तुम्हाला काय समजतील, ना करत्याचा मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे आहे असं समजतील। हिंदुत्व के मुद्दे पर विधायक रवि राणा ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे की आलोचना की है। राणे ने कहा कि राज ठाकरे किसी पर आरोप लगाते हैं तो उन्हें एक बार सोचना चाहिए। साथ ही राणा ने कहा देश में 2 हिंदू हृदय सम्राट हैं, एक बाला साहेब ठाकरे और दूसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राज ठाकरे साहेबांचं जे आज वक्तव्य होतं त्यांना माझं सांगणं आहे की आमचा गुन्हा काय होता, महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांसाठी, शेतमजुरांसाठी, बेरोजगारांसाठी, लोड शेडिंग संदर्भात, एसटी कामगारांच्या होणाऱ्या आत्महत्या संदर्भात जे संकट महाराष्ट्रावर आलेलं आहे मुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमातून, त्यासाठी मातोश्रीवर हनुमान चालीसा मुख्यमंत्र्यांनी हनुमान जयंतीच्या दिवशी वाचावा हे आम्ही विनंती केली होती। पण त्याच हनुमान जयंती दिवशी शिवसैनिकांनी मातोश्रीच्या बाहेर आमचा विरोध केला आणि त्यानंतर आम्ही सांगितलं महाराष्ट्राच्या सुख शांतीसाठी आम्ही मातोश्रीवर जाऊन हनुमान चालीसा वाचू। त्यावर आम्हाला राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करून 14 दिवस जेलमध्ये टाकतात, 2 दिवस लॉकअपमध्ये टाकतात, एका महिला खासदाराला लॉकअपमध्ये टाकतात आणि त्याच्यावर राज ठाकरे एक शब्द बोलत नाही। आम्ही हिंदू आहे, आमच्या सारख्या हिंदूंवर अन्याय होते तेव्हा राज ठाकरे बोलत नाही। प्याज सीजन में प्याज का उचित दाम नहीं मिलने से किसान परेशान हैं। बाजार में प्याज की कीमत नहीं मिलने पर प्याज को नुकसान होने की आशंका है। अमरावती की मंडियों में मौजूदा वक्त में प्याज 1 से 5 रुपए प्रति किलो में बिक रहा है। प्याज के कम होते दामों ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी है। हर साल नवंबर दिसंबर में प्याज के दाम आम आदमी की पहुंच से बाहर होते हैं, लेकिन अब प्याज को 1 रुपए से 5 रुपए प्रति किलो के कम दाम पर किसानों को बेचना पड़ रहा है। जे बियाण्याचे भाव वाढलेले आहे, बियाणे आज
म्हणजे कुठच्या कुठं गेलेलं आहे. बियाणं शेतकरी घ्यायला मार्केटात जेव्हा जाते तर त्याचे 1.25 पैसे मोजून द्यावे लागते, त्यावर सुद्धा शासनाचं लक्ष नाही. तसंच खताचे भाव वाढले. खताचे भाव 1200 होते, आज 1700-1800 रुपये झाले. दुप्पट खताचे भाव झालेले आहे. मजुरीचे भाव दुप्पट झालेले आहे. पण मालाचे भाव तिथच्या तिथंच आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यावर भयान बिकट परिस्थिती आली. जोपर्यंत शेतकऱ्यावर लक्ष दिलं जाणार नाही, शेतकऱ्यावर जर लक्ष दिलं नाही तर शेतकरी हा येत्या 2, 3, 5 वर्षात खतम होऊन जाईल. कारण का शेती करण्यायोग्य कोणी राहणार नाही. शेतकऱ्याचा मुलगा शेती करायला जाणार नाही. म्हणून विशेषतः शासनानं शेतीवर लक्ष द्यावं एवढी विनंती करतो. प्याज को खेत से निकालकर बाजार तक लाने में 5 से 7 रुपए प्रति किलो का खर्च आता है। कीमत कम होने से किसान को अब भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो क्या उद्धव ठाकरे सरकार ने विदर्भ और मराठवाड़ा में किसानों की जान लेने का फैसला किया है? ये सवाल भाजपा नेता बोंडे ने पूछा है। उद्धव ठाकरे सरकारने विदर्भ मराठवाड्यातल्या शेतकऱ्यांचा जीव घेण्याचं ठरवलंय का? सोयाबीनचा हंगाम आता सुरू होतोय आणि महाबीजनं सोयाबीनचे भाव 2000 रुपये प्रति बॅग वाढवले. म्हणजे मागच्या वेळेला 2250 रुपयाची 30 किलोची मिळणारी बॅग आज 4250 रुपयाला महाबीजनी जाहीर केलेली आहे. आणि म्हणजे 2000 रुपयाचे भाव वाढले. त्याच्यामध्ये अवकाळी आलं, काही आलं तर शेतकरी तर पुरा मरूनच जाणार आहे. जसं केंद्र सरकारने खताचे भाव वाढल्यानंतर 1250 रुपयापर्यंतची सबसिडी दिली, त्याप्रमाणे राज्य सरकारला पावलं उचलणं आवश्यक आहे. 2000 रुपयाची सबसिडी देणं आवश्यक आहे. कारण आता महाबीजनं बियाण्याचे भाव वाढवले, बाकीच्या कंपन्याही बियाण्याचे भाव वाढवतील. म्हणजे एका एकराला 4250 रुपयाचं सोयाबीन पेरावं लागणार आहे. म्हणजे मागच्या वेळेला 75 रुपये किलोचं सोयाबीन होतं, आता 145 रुपये किलोचं सोयाबीन बियाणं हे महाबीजनं जाहीर केलेलं आहे. अमरावती कृषि उपज मंडी समिति के प्याज थोक विक्रेताओं का कहना है कि इस साल अच्छा प्याज 3 रुपए से 7 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, जबकि कम गुणवत्ता वाला प्याज 1 रुपए से 2.5 रुपए किलो बिक रहा है। गुजरात में प्याज की हर साल अच्छी मांग होती है, इसलिए महाराष्ट्र के किसानों को फायदा होता है, लेकिन इस साल गुजरात से मांग बहुत कम है और फिलहाल अगले कुछ महीनों तक कीमतें इसी तरह रहने की उम्मीद कारोबारी जता रहे हैं। अरुण जोशी, UCN न्यूज़, अमरावती। बढ़ते तापमान ने संतरे की फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है, लिहाजा अब संतरा उत्पादकों को 1 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर की आर्थिक सहायता देने की मांग की गई है। मार्च और अप्रैल महीने में ही पारा 44 डिग्री तक पहुंच गया है। ये तापमान बगीचों के लिए काफ़ी ज़्यादा है। नतीजन छोटे आकार के फल गर्मी के कारण पेड़ से गिरने लगे हैं। बढ़ते तापमान से पंजाब और राजस्थान में फल उत्पादकों को भी भारी नुकसान हुआ है। महा ऑरेंज के कार्यकारी निदेशक के अनुसार 1.5 लाख हेक्टेयर में से 1 लाख हेक्टेयर में आंबिया और मुरुग बहार की फसल उगाई जाती है। 3 लाख टन मुरुग तो 5 लाख टन आंबिया बहार की उत्पादकता है, लेकिन भीषण गर्मी के कारण इस बार आंबिया बहार के 2.5 लाख टन फल पेड़ से रिसने के कारण करीबन 500 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ है। बगीचों को पानी की ज़रूरत है, किंतु कुछ किसानों के पास पानी की उपलब्धता कम है, तो कहीं पानी उपलब्ध होने के बावजूद बिजली का गंभीर प्रश्न है। सरकार की बीमा भरपाई और सरकारी सहायता मानदंड संतरा उत्पादकों के हित में नहीं है। RTE के तहत प्रथम चरण की प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के बाद शिक्षा विभाग ने द्वितीय चरण की प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। 16 दिनों में 709 सीटों पर वेटिंग लिस्ट से 16 छात्रों को ही प्रवेश दिया गया। प्रतीक्षा सूची में प्रवेश की अंतिम तिथि 27 मई है। हालांकि अमरावती जिले में अब भी RTE प्रवेश प्रक्रिया धीमी है। RTE के तहत अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों के लिए आरक्षित है। जिले में RTE के तहत आने वाले कुल 240 स्कूलों में 2255 दाखिले आरक्षित है। निःशुल्क प्रवेश के लिए आरक्षित सीट पर 2213 बच्चों की लॉटरी लगी थी। 6 अप्रैल से गिने चुने बच्चों को प्रवेश का मौका दिया गया। पहले प्रवेश की अंतिम तिथि 20 अप्रैल थी, लेकिन तकनीकी दिक्कतों के चलते दाखिले की अंतिम तिथि 10 मई तक बढ़ा दी गई थी। पहले चरण की प्रवेश प्रक्रिया को शिक्षा विभाग ने बंद कर दिया था। उसके बाद शेष 709 रिक्तियों के लिए
लिए प्रतीक्षा सूची में बच्चों की प्रवेश की प्रक्रिया 19 मई से दोपहर 3 बजे शुरू हुई। इस हिसाब से जिले में 3 दिन में 16 बच्चों को भर्ती किया गया है। नतीजा ये हुआ कि पहले दौर की 2213 और प्रतीक्षा सूची में से अब तक 1520 दाखिले हो चुके हैं और 693 सीटें अभी भी खाली है। प्रतीक्षा सूची में शामिल बच्चों को 27 मई तक प्रवेश दिया जाएगा। इसलिए शिक्षा विभाग ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों का तुरंत दाखिला कराएं। एक साल में तीसरी बार रासायनिक खाद के दाम बढ़े हैं, साथ ही कीटनाशकों और बीजों के दाम भी बढ़े हैं। इन सब के कारण उत्पादन की लागत बढ़ गई है, जिससे कई किसान खेती छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। बाजार में किसानों का सामान गारंटीड कीमत से कम दाम पर खरीदा जाता है। सरकार खामोश है, जबकि किसान व्यापारियों की साजिश का शिकार हो रहे हैं। किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। वर्तमान में खरबूजे के भाव में गिरावट आ रही है। जैसे जैसे बीज, उर्वरक, कीटनाशक, जुताई और श्रम की कीमतें हर साल बढ़ रही है, वैसे वैसे कृषि उत्पादन की लागत में वृद्धि हुई है। अब कई किसान खेती करने के बजाय अन्य कारोबार में हात आजमाने पर विचार कर रहे हैं। सुरुवात होत आहे। आता पेरणीची लगबग सुरू झालेली आहे। बाजारामध्ये बियाण्यांच्या किमती वाढलेल्या आहेत, रासायनिक खताच्या किमती वाढलेल्या आहेत, त्यानंतर कीटकनाशकाच्या किमती वाढलेल्या आहेत आणि तणनाशकाच्या किमतीसुद्धा दामदुप्पट झालेले आहेत। आता ह्या परिस्थितीमध्ये आणि त्याचबरोबर मजुरी वाढलेली आहे, परंतु एवढं करून शेतकरी उत्पन्न काढतात आणि उत्पन्न काढल्यानंतर त्याचा भाव जर पाहिला तर फार कमी भाव मिळतो। आता पाहतो आपण की कांदा निघालेला आहे, 50 पैसे किलो कांदा कोणी खरेदी करत नाही आणि अशा परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांनी जगायचं कसं हा खूप मोठा प्रश्न शेतकऱ्यासमोर उभा आहे। अमरावती जिले में मतदाता सूची में सुधार के लिए चुनाव आयोग को 6,431 आवेदन प्राप्त हुए। इसमें से 5,944 आवेदन धरनी से मिले हैं। इनमें 208 आवेदनों को खारिज कर दिया गया है। साथ ही बीते 5 माह में 15,226 नए मतदाता पंजीकृत हुए हैं। अमरावती जिले में एक विशेष संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम लागू किया गया था। इनमें नए मतदाताओं का पंजीकरण, मृत मतदाताओं के नाम हटाना, मतदाता सूची से स्थायी प्रवासी, मतदाता सूची में नामों का सुधार, निर्वाचन क्षेत्र में प्रवास करने वालों का पंजीकरण शामिल था। विभिन्न कारणों से 38,433 मतदाताओं ने जिला निर्वाचन विभाग में आवेदन किया है। चुनाव विभाग को रिकॉर्ड में संशोधन के लिए 8 निर्वाचन क्षेत्रों से 5,944 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें 208 आवेदनों को खारिज कर दिया गया है। 8 निर्वाचन क्षेत्रों में से धामनगांव रेलवे क्षेत्र से 659 और बडनेरा से 645 आवेदन प्राप्त हुए हैं। साथ ही तिवसा निर्वाचन क्षेत्र से 444 आवेदन, दरियापुर से 465 आवेदन और मेलघाट से 571 आवेदनों पर कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र के 630 नागरिकों और मोर्शी विधानसभा क्षेत्र के 1030 नागरिकों ने संशोधन के लिए आवेदन किया है। इससे पहले राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार 1 जनवरी 2022 की पात्रता तिथि के आधार पर मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त संशोधन की घोषणा की थी। इसे जिला कलेक्टर पवनीत कौर के मार्गदर्शन में क्रियान्वित किया गया। मतदाताओं के नए नाम दर्ज करने, नाम कम करने, सुधार करने सहित विभिन्न कारणों से आवेदन किया गया है। 20 मई तक प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 38,433 आवेदन प्राप्त हुए हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से एक नज़र डालते हैं जिले भर से आवेदनों में से नए मतदाताओं का पंजीकरण 15,226, मृत मतदाता 16,594, नाम और विवरण में सुधार 5,944, निर्वाचन क्षेत्र में प्रवास के मामले में पंजीकरण के लिए 667, जिले में कुल 38,433 मतदान प्राप्त हुए हैं। सनातन संस्था के संस्थापक डॉक्टर जयंत आठवले की 80वीं जयंती के अवसर पर सनातन संस्था द्वारा हिंदू राष्ट्र जागरण के लिए हिंदू राष्ट्र जागृति अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत सनातन संस्था द्वारा अमरावती के एक वीरा देवी मंदिर से हिंदू एकता दिंडी का आयोजन किया गया। डॉक्टर जयंत आठवले ने सबसे पहले हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को समाज के सामने पेश किया। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि धर्माधिष्ठित हिंदू राष्ट्र की हिंदुओं की सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान है और ये आस्था का पथ प्रदर्शक होगा। तब से देश भर में हजारों हिंदू समर्थक कार्यकर्ता, कई हिंदू समर्थक संगठन हिंदू राष्ट्र संगठन के काम के लिए ठोस प्रयास कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र जागृति अभियान के तहत मंदिरों की सफाई, साधना, प्रवचनों के आयोजन जैसे
जैसी गतिविधियां भी की गई है। श्री एकवीरा देवी के मंदिर के पीछे के प्रांगण से जुलूस का शुभारंभ धर्मध्वज व पालकी पूजन के साथ मंत्रोच्चार के साथ हुआ। बाद में शोभा यात्रा शहर के मुख्य भाग से शहर का भ्रमण करके गोपाल कृष्ण मंदिर अम्बापेट में समाप्त हुई। इस मौके पर राष्ट्रीय वेशभूषा में बाल साधक शहर में एक विशेष आकर्षण बन गए। सनातन संस्था द्वारा अमरावती में आयोजित हिंदू एकता दंडी को शहर के लोगों का जबरदस्त प्रतिसाद मिला। सभी में एक अलग तरह का उत्साह देखा गया। राजकमल चौक पर कई स्थानों पर धर्मध्वज की पूजा की गई और दंडी का फूलों से स्वागत किया गया। गुरु डॉक्टर आठवले की जयंती के अवसर पर पूरे भारत में हिंदू राष्ट्र जागृति अभियान लागू किया गया है। हिंदू एकता दिंडीमध्ये सहभागी सर्व समस्त हिंदुत्वाची संघटना, सर्व संप्रदाय आणि आध्यात्मिक संस्था यामध्ये सहभागी झालेले आहे। या दिंडीचा उद्देश एवढाच आहे की संघटनेमध्ये हिंदू राष्ट्र यावं आणि ह्या हिंदू राष्ट्रामध्ये सर्वांना एकतेने राहता यावं। हे हिंदू राष्ट्र येण्यासाठी आम्ही सर्व मिळून हे हिंदू एकता दिंडी काढलेली आहे। एवढाच आमचा उद्देश आहे। कॉलेजेसमध्ये सगळ्या गोष्टी शिकवल्या जातात, पण प्रथमोपचार हा असा विषय आहे की तो कुठं शिकवला जात नाही। आज जनसामान्यापर्यंत प्रथमोपचार हा प्रत्येकाला यायला पाहिजे, म्हणून आपण हे रॅलीमध्ये सहभागी झालेलो आहोत। म्हणजे वीज कोसळली तर काय करायला पाहिजे हे कोणाला माहिती नाही। त्यानंतर जर का कुठे जळलं, पोळले किंवा साप चावला, विंचू चावला, हृदयविकाराचा झटका आला तर त्यावेळेस काय करायला पाहिजे हे जनसामान्य माहिती नसते, हे कुठेही शिकवलं जात नाही। म्हणून प्रत्येकाने प्रथमोपचार हा शिकायला पाहिजे, प्रत्येकाला प्रथमोपचार हा आला पाहिजे। म्हणून या रॅलीमध्ये, या दिंडीमध्ये सगळ्यांचं एकत्रीकरण होण्याच्या दृष्टिकोनातून आपण हा ही प्रथमोपचाराचा इथे पथक ठेवलेला आहे। हिंदू ऐक्यासाठी हे आम्ही आयोजन करत आहोत आणि यामध्ये केवळ सनातन संस्थाच नाही तर जिल्ह्यामधील सर्व संप्रदाय, समस्त ज्ञाती संघटना, वारकरी संप्रदाय, सर्व संत महात्म्य या सर्वांचा सहभाग यामध्ये आहे। स्वामी राम राजेश्वराचार्य ने नर्मदा नदी का परिभ्रमण करने पर पालक मंत्री यशोमती ठाकुर की मां पुष्पमाला ठाकुर का अभिनंदन किया। पुष्पमाला ठाकुर ने 17 दिनों में 1312 किलोमीटर पैदल चलकर नर्मदा परिक्रमा पूरी की। स्वामी राम राजेश्वराचार्य ने नर्मदा नदी का परिभ्रमण करने वाली यशोमती ठाकुर की माता पुष्पमाला ठाकुर का अभिनंदन किया। पालक मंत्री यशोमती ठाकुर की मां पुष्पमाला ठाकुर ने 17 दिनों में 1312 किलोमीटर पैदल नर्मदा परिक्रमा पूरी की। इस अवसर पर शनिवार को सांस्कृतिक भवन में भक्ति का अभूतपूर्व संगम देखने को मिला। इस मौके पर पुष्पमाला ठाकुर की 2 बहनें कुसुम देशमुख और सुमन देशमुख भी मौजूद थी। समारोह में अनाथ के पिता शंकर बाबा पापलकर भी मौजूद थे। देशाला विभाजन करण्याचं काम कोणी करत असेल तर ते थांबवलं पाहिजे। आपला धर्म आपल्याला एकत्रित राहण्यासाठी सांगतो। आपला धर्म आपल्याला एक दुसऱ्यांची मनं जोडण्यासाठी सांगतो। आपला धर्म एक दुसऱ्याला आदरातिथ्य करण्यासाठी सांगतो। आपला धर्म आपल्याला निसर्गाचं जतन करण्याला सांगतो आणि आपला धर्म आपल्याला
स्त्रीत्वाचा मातृत्वाचा सन्मान करण्यासाठी सांगते.